सर आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। सर एक्सपोजर विजिट के पीछे जो आपने सिंगापुर भेजे बच्चे, कंबोडिया भेजे, उसके पीछे सरकार की सोच क्या थी, क्या मन में लेकर आप चल रहे थे? शिवा, जैसे आपको पता ही है और पिछले कुछ समय से हम लगातार इस पे बात करते आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कि शिक्षा के क्षेत्र में 2000 के शुरू का जो ईयर्स थे उसमें स्वर्णिम अक्षरों में हिमाचल का नाम आता था और हम केरल के साथ उन पहले या दूसरे राज्य में शुमार थे जिसमें शिक्षा का जो स्तर था बहुत अच्छा था और जो शिक्षा के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसमें हम बहुत ही अच्छे थे। लेकिन निरंतर उसमें कहीं ना कहीं पे कोई गिरावट आई और 2021 के जो हमारे जो सर्वेक्षण हुआ जिसको नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से जानते हैं, या 2019 का जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया उसमें हमारा जो स्तर था वो जा कर के 21वें और हम 18वें स्थान पर चले गए। तो जो ये इसमें गिरावट हुई फिर उसका विश्लेषण हम लोगों ने किया तो पता चला कि हमारे स्कूलों का साइज़ बहुत घट गया है। पता चला कि 2004 में जो हमारे बच्चे उस समय 80 से 90% बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते थे, उसमें से 50 से 55% बच्चा जाकर के प्राइवेट स्कूलों में चला गया और ज़्यादातर शिक्षक जो हैं वो शहरी क्षेत्रों की तरफ पोस्टेड रहे। उस वजह से जो पीटीआर जिसको प्यूपिल टीचर रेशो करके बोलते हैं उसमें कुछ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों थे उसमें वो बिगड़ी। तो ये सारे कारण इसका बने और उस वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो बच्चे पलायन कर गए प्राइवेट स्कूल में। तो अब सरकार की ये सोच है कि अगर हमें इन स्कूलों के स्तर को बढ़ाना है तो स्कूल साइज़ सबसे पहले होता है। तो स्कूल साइज़ के लिए कुछ सरकार ने डिसीजंस लिए हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, हमारे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, इन लोगों ने और हम लोगों ने इस पे निरंतर एक सोच विचार के बाद ये आया कि कंसोलिडेशन स्कूल का किया जाए और उसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हम करें ताकि पेरेंट्स को लगे कि नहीं शिक्षा में सुधार हो रहा है। उसी सोच के मुताबिक हमने एक अभियान की शुरुआत करी है जिस अभियान का नाम हमने ये रखा है कि आओ लौट चलें सरकारी स्कूलों की ओर। और उसी अभियान में ये सोचा गया कि हम पिछले गत वर्ष में और इस वर्ष जहाँ पे हम टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेज रहे हैं वहाँ पे माननीय सीएम साहब ने और माननीय मंत्री जी ने चाहा कि बच्चों को क्यों ना भेजा जाए। तो उस कड़ी में हमने 50 बच्चे जो हैं अभी कंबोडिया और सिंगापुर का दौरा करके आए हैं। देखिए सिंगापुर आपने भी चूंकि एक प्रेस नोट भी जारी किया था, उस प्रेस नोट में ख़ास तौर पर प्रिंसिपल एकेडमी सिंगापुर का भी जिक्र था। हिमाचल सरकार में शिक्षा की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए आपने सिंगापुर की प्रिंसिपल एकेडमी के साथ एक MOU भी साइन किया था। उस MOU के मुख्य बिंदु क्या थे? उस मुख्य बिंदु ये है कि जब हम लोग सिंगापुर गए तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है शिवा, वो ये है कि वहाँ पे जो चाहे वो PR वाले सिटीजन्स हैं चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन सभी स्कूलों के जो भी लोग वहाँ पे हैं उनके सभी के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ पे कोई भी बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ता। तो इसलिए वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में कोई इकोनॉमिकली जो बहुत हाई होंगे उन हाई एंड लोगों के बच्चे जाएंगे, ऐसा वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए जो शिक्षा का स्तर है वो सम है कि अगर कोई गरीब है तो उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है और जो सबसे अमीर आदमी है सिंगापुर का उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है वहाँ पे। दूसरा उनका जो उनका पढ़ाने का तरीका है वो उसमें टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। टीचर बिना क्लासरूम में गए हुए उनको जिस चीज़ पे पढ़ाना है उस चीज़ की पहले वो खुद तैयारी करते हैं, उस सेशन को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं और मतलब जितना अगर 45 मिनट का उनका लेक्चर है तो मेरा ख्याल है वो रफली 2 घंटा उस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए अपने को देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि
इस तरह की तैयारियां भी हम हिमाचल सरकार करवाए तो हम लोगों को एक तो यही कि किस तरह से ये लोग अपनी क्लासेस में जा कर के किस तरह से सेशन लेते हैं, फिर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो उस पर्टिकुलर सेशन का उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को टीचर सबसे पहले बच्चों को बताता है कि आज बच्चों मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ और इसका उद्देश्य पढ़ाने का ये है, ताकि बच्चे लिंक कर सकें उसके साथ। नहीं तो बच्चों को लिंक करने में बहुत मुश्किल होती है, तो हम वो चाह रहे हैं कि उस पहलू पे भी हम बात करें। फिर जो हमारे करिकुलम्स हैं, हम हमारे साथ सेक्रेटरी स्कूल बोर्ड जो हमारे एजुकेशन के हैं वो भी गए थे, जो किताबें एनसीईआरटी की आती है और उसको अडॉप्ट करता है सीईआरटी के लोग और फिर एजुकेशन बोर्ड छापता है, तो उसमें करिकुलम में क्या मूलतः बदलाव होना चाहिए, परीक्षाएं कब होनी चाहिए, परीक्षाओं का स्तर क्या होना चाहिए, प्रश्न किस तरह के होने चाहिए। तो एक जो पूरा का पूरा हॉलिस्टिक जो एजुकेशन जिसको कहते हैं उसका परिदृश्य को लेकर के बात हुई और जो एमओयू है उसमें भी इन्हीं चीज़ों की बात की गई है। तो हम वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश में उसके अनुसार लाना चाहते हैं। देखिए राजेश जी, राजनीतिक बात तो आपसे नहीं करूंगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में समग्रा के जो बजट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी हिमाचल प्रदेश में, और ये भी कहा जा रहा था कि समग्र को जो बजट आया था उसमें पैसे का डाइवर्जन किया गया है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या समग्रा का जो पैसा है वो डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि एक नेताजी ने भी कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो टीचर्स की सैलरी दी जा रही है वो समग्रा के बजट से दी जा रही है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि केंद्र से समग्रा के लिए कितना बजट आया था और उस बजट का यूटिलाइजेशन आप लोगों ने किस तरह से किया है? देखिए, पहले ये बता दूं कि इस तरह के जो आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जो पैसा हमें आता है वो भारत सरकार से आता है, और भारत सरकार जब पैसा आपको देती है तो भारत सरकार का एक एक रुपया उसके कंपोनेंट जो हमारा उस साल का प्लान ऑफ ऑपरेशन होता है उसमें किस कंपोनेंट में वो पैसा मांगा गया है, किस इंटरवेंशन के लिए वो पैसा आया है, किस एक्टिविटी के लिए पैसा आया है, उन सब चीज़ों की उसमें बातचीत हुई होती है। और हमारा जो पैसा है वो एसएनए पे होता है, जो एसएनए अकाउंट भारत सरकार क्लिक ऑफ बटन पे हिमाचल प्रदेश को अगर 10 रुपया दिया गया, वो 10 रुपया हिमाचल सरकार ने समग्र शिक्षा में किस जगह पे डाला, वो एक क्लिक ऑफ बटन पे भारत सरकार उसको देख सकती है। तो उसमें ये कहना कि वो कोई पैसा इधर से उधर हो गया वो गलत बात है, क्योंकि जो मुझे भी पता चला था कि उसमें खासकर ये कहा गया कि जो पैसा आया समग्र में वो टीचर्स की सैलरी के लिए गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स की सैलरी के लिए पैसा आता है, टीचर की सैलरी में पैसा जाता है, वो भारत सरकार पैसा देती है टीचर की सैलरी के लिए, उसमें कोई गलत बात है ही नहीं। तो जो जिस कार्य के लिए आया वो वहीं पे गया। और उसमें एक चीज़ ज़रूर ये बात करी गई कि जो हमारे एनटीटी टीचर जो होते हैं, जो प्री प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने की जिनकी बात है, क्योंकि हिमाचल में प्री प्राइमरी के टीचर जो एनटीटी टीचर्स के नाम से जाने जाते हैं, वो अभी तक रिक्रूटमेंट उनका नहीं हुआ है, तो उनके लिए पैसा आया। तो अभी हमारे हिमाचल सरकार में जो वो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं वो जेबीटी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो हमने वो पैसा जो है उन जो जेबीटी एनटीटी के का काम कर रहे हैं उनके लिए दिया। तो उसमें अगर हम वो पैसा वहाँ नहीं देते तो वो पैसा वापस जाता, उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो जिस चीज़ के लिए वो पैसा आया वो उन्हीं के टीचर्स के लिए दिया गया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात हुई है, और इसका विवरण भारत सरकार को भी दिया गया, समय समय पर भी दिया जाता है। देखिए, भारत सरकार की योजनाओं का जब जिक्र होता है तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में समग्रा के अंडर प्रमुखता से चल रही है? कई बार परीक्षा पे चर्चा की भी हम बात करते हैं, स्टार प्रोजेक्ट की भी बात होती है, या फिर बहुत सारी अन्य सर्वांगीण विकास से जुड़ी योजनाएं, आप कुछ बता पाएंगे? हमारा जब ये सरकार आई थी तभी मैं भी यहाँ पे मेरा जो है स्थानांतरण हुआ था। तो तब से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट हमारा स्टार का था उसमें हमने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करा है। जैसे कि कांगड़ा ज़िला में हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। उसमें हमने बच्चों को शिक्षा के अलावा
किस तरह से उनको उद्यमी बनाया जा सकता है, उस पे काम किया है। तो कांगड़ा के जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें सब जगह पे वो चला और उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हुआ है। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसमें बच्चों को हम ये तैयारी करा रहे हैं कि अगर वो 12वीं से निकलते हैं तो वो किस तरह से एक सक्सेसफुल उद्यमी बन सकते हैं, वो किस तरह से रोजगार को सृजित कर सकते हैं, जो कि एक अनूठा प्रयास है और पूरे देश में इसकी सराहना हुई है नेशनल लेवल पे। इसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट चलाया जिसको हमने कहा कि हम बच्चों को नवीं कक्षा से उनका काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग करते जब वो 12वीं में बच्चा पहुंचेंगे तो उनके पेरेंट्स को उनका रिपोर्ट कार्ड सौंपा जाएगा कि ये बच्चा आपका या तो मेडिकल फील्ड में जा सकता है या इंजीनियर बन सकता है या एंटरप्रेन्योर बन सकता है या ये सोशल साइंसेज में करियर काउंसलिंग है। तो वो जो करियर काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं बच्चों की वो 360 डिग्री काउंसलिंग है। तो उसमें हम बच्चों के जिसको साइंटिफिक मेथड से वी विल इंश्योर कि बाय द टाइम ही पास आउट फ्रॉम द स्कूल इकोसिस्टम ही विल बी वेल अवेयर अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स कि ये बच्चा क्या कर सकता है, किस चीज़ में ये सक्षम है। देखिए, आपने एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, दूसरा आपने करियर काउंसलिंग की बात की। अब इन दो पहलुओं को जब हम साथ जोड़ते हैं तो बात आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी। हिमाचल प्रदेश में समग्रा के तहत कितनी रिक्रूटमेंट 2 सालों के कार्यकाल में हुई है? कोई रफ सा आंकड़ा अगर आपके पास हो। समग्र का कोई ऐसा मैंडेट नहीं है किसी तरह का मतलब रिक्रूटमेंट का फॉर दैट मैटर, लेकिन ये जरूर है कि पीएम श्री में हमारे पास अभी बहुत सारी पोजीशंस आई है। बहुत सारी पोजीशन हम लोगों के पास योगा टीचर्स की आई है, बहुत सारी पोजीशंस काउंसलर्स की आई है, उसके अलावा हम वोकेशनल टीचर्स को रख रहे हैं। तो ये पोजीशंस हमारे पास आई है। अभी हमने ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है जो पूरे हिमाचल प्रदेश में 626 के करीब जो नियुक्तियां वो लोग करेंगे अपने माध्यम से। और चूंकि हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था तो हम एनटीटी टीचर्स को जो वो भी समग्र से एनसीटी टीचर आया था 6000 पोस्टें वो हैं, तो करीबन 14-15 हज़ार पोजीशंस समग्र ने इस साल दिया है और मैं समझता हूँ विच इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। जी, हिमाचल प्रदेश में अब आगे क्या इनिशिएट समग्रा लेने वाला है? अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड बैंक का ये आखिरी साल होगा। वो एक हमारे लिए सेटबैक है क्योंकि हम उन 6 राज्यों में थे जहाँ पे वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि उसकी जो भरपाई है वो हम किसी तरीके से, जैसे ये इनिशिएटिव फॉरेन का हमने लिया 2 साल पहले, हिमाचल पहला राज्य था जिसने भारत सरकार से फॉरेन कंपोनेंट में पैसा लाया और उसमें पहले 2 सालों में, पिछले साल हमने 200 के करीब शिक्षक भेजे, इस साल हमारे 50 बच्चे चले गए। पर कल ही माननीय मंत्री जी 63 एलिमेंट्री टीचर्स को भेजेंगे और उसके बाद 60 से 65 टीचर हायर के जाएंगे अगले महीने। वो अब हम लोगों के पास वो चीज़ नहीं रहेगी। तो हम इसी में उधेड़ बुन में है कि हम इस साल के एपीओ को लेके समग्र का जा रहे हैं। 24 तारीख को भारत सरकार में उस बारे में मीटिंग है, तो किस तरह से हम कंपनसेट उसकी भरपाई हम किस तरह से कर पाएंगे वो एक देखने वाली बात है, बट दैट इज़ डेफिनेटली अ सेटबैक टू अस। एक अंतिम सवाल, हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट क्लासरूम की तरफ हमेशा हर अधिकारी का भी ध्यान रहता है, मंत्रियों का भी ध्यान रहता है, कितना आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट धरातल पर उतर पाया है? देखिए, स्मार्ट क्लासरूम जो है वैसे तो ये था कि मतलब भारत सरकार का ही एक इनिशिएटिव था और समग्र शिक्षा में ओवर द पीरियड पहले आईसीटी फेज़ 1 आया जो 2006-07 में आया जब कंप्यूटराइजेशन स्कूल में हुआ, फिर फेज़ 2 आया, उसमें जो अपडेटेड वर्जन्स थे वो स्कूलों में दिए गए और उसके बाद ये स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब्स का भी हुआ। लेकिन अभी मतलब 3-4 सालों से ये पूरे राष्ट्र में ही चल रहा है और हिमाचल भी उससे कोई अछूता नहीं है। हमारा भी सैचुरेशन की तरफ हम है, क्योंकि अगर हम भारत सरकार के स्टैंडर्ड से देखें तो सीनियर सेकेंडरी के 2 क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, 2 क्लासेस में आईएफपीडी पैनल लगे होने चाहिए और उसके माध्यम से पढ़ाई होनी चाहिए उसके तरीके से। तो और अगर वो स्टैंडर्ड देखा जाए तो हिमाचल इज़
ऑलरेडी टूवर्ड्स सैचुरेशन। लेकिन ये कह पाना कि क्या उससे शिक्षा का जो स्तर है या लर्निंग की जो आउटकम्स हैं वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, वो अभी भी डिबेटेबल है। कुछ जगहों पे रिसर्च हुआ, हरियाणा में ये फाइंडिंग आई कि स्मार्ट क्लासरूम के बाद और स्मार्ट क्लासरूम से पहले जो पढ़ाई थी वो ज़्यादा बेहतर थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मार्ट क्लासरूम लगने के बाद जो वो आउटकम है, लर्निंग जो आउटकम्स हैं वो बेहतर नहीं हो पाया। तो ये एक स्टडी ये भी ऐसा दर्शाती है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या स्मार्ट क्लासरूम को टीचर अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, क्या वो अपने जो उसको चैप्टर पढ़ाना है उसकी पाठ्य सामग्री उस पर उपलब्ध है कि नहीं है, फिर 45 मिनट का उसका सेशन है, किस तरह से वो उसको डिज़ाइन करता है, पिक्टोरियल डायग्राम दिखाता है, क्या ये एक कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग और स्मार्ट वे ऑफ टीचिंग का, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें है। और फिर इसके अलावा जो कंपनी, जो वेंडर ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, उनका भी ये है कि क्या वो चीज़ें चल भी रही है, क्या उन्होंने शिक्षकों को ट्रेनिंग भी करी है। तो बहुत सारे प्रश्न इसके चारों तरफ हैं। लेकिन यस, मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी को हम आज के मतलब इस शताब्दी में तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली तब जब पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में जो है यूज़ हो रहा है। लेकिन देखना इस बात का है कि अगर ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है। उन कारणों का डेफिनेटली हम विश्लेषण करेंगे, और जो कमियां होंगी वी विल ट्राई टू रिमूव दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।